इसमें आप जो पहला एक्सपीरियंस रहता है नया सिचुएशन में अप्लाई करना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मेन मकसद है, एम्स ऑफ एजुकेशन ये है acquiring of knowledge and transfer of knowledge. Aim of education is acquiring of knowledge. नॉलेज को गेन करना, फिर जो भी नॉलेज आप गेन करते हो उसको ट्रांसफर करना दूसरा सिचुएशन में। तो वो भी आप जो भी सीख लेता है वो नया सिचुएशन में अप्लाई करना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। यूज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस इन न्यू सिचुएशन, यूज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस इन न्यू सिचुएशन। जैसे देख लीजिए, आपका मैथमेटिक्स नॉलेज फिजिक्स सीखने में अप्लाई कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। स्पीड एंड एक्यूरेसी इन मैथमेटिक्स नॉलेज विल हेल्प इन लर्निंग एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। आप जो भी सीख लिया है नया सिचुएशन में, उस नॉलेज को, अक्वायर्ड नॉलेज को आप नया सिचुएशन में ट्रांसफर कर रहा है, उसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसा आप कंप्यूटर सीखने के लिए स्क्रीन शेयर, हाँ ओके, हो रहा है ना? हाँ सर हो रहा है। ओके, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आप अभी जो भी प्रीवियसली एक्सपीरियंस नया सिचुएशन में अप्लाई करना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। जैसा मैथमेटिक्स में स्पीड एंड एक्यूरेसी आप फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज कर लेता है, इसी तरह आपका टाइपिंग नॉलेज आप कंप्यूटर सीखने में अप्लाई किया जाता है। इस तरह अरबिक नॉलेज उर्दू लैंग्वेज सीखने में यूज किया जाता है। ओके, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब यूज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस इन न्यू सिचुएशन इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, इसमें तीन तरह ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक जीरो ट्रांसफर, एक पॉजिटिव ट्रांसफर, एक नेगेटिव ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर में क्या होता है, नो इफेक्ट ऑन लर्निंग, उसमें कोई इफेक्ट नहीं रहता है, उसको कहते हैं जीरो ट्रांसफर। जैसा एफिशिएंसी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज विल नॉट अफेक्ट स्विमिंग। ओके, आप संस्कृत लैंग्वेज वेदास पढ़ के अगर स्विमिंग नहीं आता है तो आप जो है ना समुद्र में जाने के बाद आपको स्विमिंग काम आता है, संस्कृत काम नहीं आता है। ओके, मतलब संस्कृत लैंग्वेज, एफिशिएंसी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज विल नॉट अफेक्टिंग इन स्विमिंग, जो स्विमिंग में यूज नहीं होता है। एक लर्निंग, वेदास लर्निंग, संस्कृत लर्निंग, आप दूसरा काम में अगर काम नहीं आता है तब जो है उसको कहते हैं जीरो ट्रांसफर। एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों लर्निंग है मगर दोनों में इफेक्ट नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है जीरो ट्रांसफर। नेक्स्ट पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज विल हेल्प इन लर्निंग ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस। संस्कृत लैंग्वेज से बहुत सारा लैंग्वेजेस, रिलेटेड लैंग्वेज सीखने के लिए यूज होता है। इसी तरह अरबिक नॉलेज उर्दू सीखने में यूज होता है। इस तरह टाइपिंग नॉलेज कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में यूज होता है। ओके, एक लर्निंग दूसरा लर्निंग में अगर मदद करता है उसको जो है पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस को नया सिचुएशन में अगर यूज होता तब जो है पॉजिटिव ट्रांसफर। एजुकेशन का मकसद यही है, नॉलेज को अक्वायर करना, नॉलेज को अप्लाई करना, नॉलेज को अक्वायर करना, नॉलेज को ट्रांसफर करना, यही है। नेगेटिव ट्रांसफर एक दूसरा में कुछ जो है ना नेगेटिव रहता है। जैसा नेगेटिव ट्रांसफर, आपने नया सिम लिया होगा, नया नंबर, अब पुराना सिम जो है, पुराना नंबर, ये पोर्टेबिलिटी आने से पहले नंबर बदलता था, तब जो प्रीवियस नंबर आप याद रहता है, नया नंबर जल्दी याद नहीं आता है, क्योंकि प्रीवियस जो है प्रीवियस नंबर से बहुत अब यूज किया गया है, वही आप याद रहेगा, नया नंबर याद नहीं रहेगा। ये है नेगेटिव ट्रांसफर।
एक लर्निंग दूसरा लर्निंग में बैरियर होगा, उसको कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर। एक लर्निंग दूसरा लर्निंग में इफेक्ट नहीं रहता है, जीरो ट्रांसफर। एक लर्निंग दूसरा लर्निंग में इफेक्ट किया जाता है, एफिशिएंटली इफेक्ट किया जाता है, पॉजिटिव ट्रांसफर। एक लर्निंग जो है दूसरा लर्निंग में नेगेटिव बैरियर होता है, तब जो है नेगेटिव ट्रांसफर। ये तीन तरह ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखिए, हैबिट्स है, इसमें एटीट्यूड है, आइडियाज, एक्यूरेसी, एक्टिवनेस, नॉलेज, स्किल, थिंकिंग, ओपिनियन, एबिलिटीज, फीलिंग्स। These are the aspects which help in transfers of learning. अगर आपको पॉजिटिव ओपिनियन रहता है, दूसरा नॉलेज सीखने में, आप जो ऑलरेडी आपका नॉलेज है, दूसरा नॉलेज सीखने में आप जो है आपका नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपको फेवरेबल ओपिनियन है, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर नॉलेज है, आप एक्टिव है, ओके, आपका आइडियाज अच्छा है, आप जो है हमेशा नया सीखने के लिए, प्रीवियस नॉलेज को ट्रांसफर करते हुए आगे बढ़ने के लिए, आपका नॉलेज कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, दीज आर द एस्पेक्ट्स व्हिच विल हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर में ये टाइप्स है, ये थ्योरीज ऑफ टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर है। सिर्फ टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ये जीरो ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, ये टाइप्स है। थ्योरीज, टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, गेस्टाल्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ आइडियल्स। ये चार थ्योरीज है। थ्योरीज, टाइप्स ऑफ थ्योरीज में थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर चार है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर तीन है, जीरो ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर। Types of theories of transfer, theory or theory of identical, theory of Gestaltian, theory of generalization, Gestaltian transposition theory, and theory of ideals. Theory of identical elements, देखिए theory of identical elements मतलब similarity, law of similarity, Thorndike law of similarity, previous learning present learning में क्या similar है, which leads to transfer of learning. Similarity in the content which leads to transfer of learning, इसको कहते हैं theory of identical। प्रीवियस में, प्रेजेंट में, दोनों में सिमिलर रहता है, कंटेंट आगे बढ़ता है मगर दोनों में सिमिलर रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है theory of identical। टाइप राइटिंग, कंप्यूटर नॉलेज, दोनों में सिमिलरिटी है, ओके, विच लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये वुड्सवर्थ ने अप्रिशिएट किया गया है, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल जो है वुड्सवर्थ एक साइकोलॉजिस्ट है, इसको अप्रिशिएट किया गया है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन क्या है? जनरलाइज कब करते हैं? एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक लॉजिक फाइंड आउट करने के बाद, इट इज ट्रू फॉर ऑल, इट इज ट्रू इन एवरी न्यू सिचुएशन, उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। थ्योरी ऑफ generalization, by understanding common concept and use that knowledge in new situation successfully. For example, application of Newton's third law, Batman field catch, यहाँ आप क्या क्या यूज कर रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ यूज कर रहा है, ओके। आप कॉमन कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स में ज्यादा हम यूज करते हैं जनरलाइज करने के लिए, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। एक पर्टिकुलर केसेस आप ऑब्जर्व करते हुए जनरलाइजेशन, बाय ऑब्जर्विंग कॉन्क्रीट एग्जांपल्स यू विल अराइव ए जनरलाइजेशन, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन बाय अंडरस्टैंडिंग कॉमन कॉन्सेप्ट एंड यूज ऑफ दैट नॉलेज इन न्यू सिचुएशन सक्सेसफुली। नेक्स्ट, गेस्टाल्टियन ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी। गेस्टाल्टियन मतलब लर्निंग ओल, लर्निंग एज ए ओल, ऑर्गेनाइजेशन एज ओल, मीनिंगफुल पार्ट्स, फिर पूरा होल मतलब ऑर्गेनाइज एज ओल। एक बार पूरा यूनिट समझने के बाद, यूनिट में क्या क्या दिया गया है, फिर क्या किया जाता है? मीनिंगफुल पार्ट्स। यूनिट क्या किया जाता है? मीनिंगफुल पार्ट्स।
एक एक पार्ट जो है इन डेप्थ स्टडी कर लेता है, इसको कहते हैं गेस्टाल्टियन थ्योरी। गेस्टाल्टियन थ्योरी ओवरऑल नॉलेज, एंड ओवरऑल नॉलेज से फिर जो है इन डेप्थ नॉलेज की तरफ चले जाना गेस्टाल्टियन ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी कहते हैं। कोहलर, कोफका, ये लोग अप्रिशिएट किया गया है इस थ्योरी को। गेस्टाल्टियन थ्योरी मतलब कंप्लीट, कंप्लीट पहले एज ए ओल देखना, फिर बाद पार्ट्स में मीनिंगफुल लर्निंग होना, ये भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है गेस्टाल्टियन ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी। थ्योरी ऑफ आइडियल्स, आप जो भी क्लासरूम में सीख लेता है आप रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना थ्योरी ऑफ आइडियल्स है। आप मैथमेटिक्स सीख लेता है, मैथमेटिक्स में स्पीड, नीटनेस, एक्यूरेसी, पंक्चुअलिटी, ये डिसिप्लिनरी वैल्यू आप सब्जेक्ट में सीख लिया है, आप हमेशा आपका लाइफ में कहीं भी वो आप जो है ना उसको आप अप्लाई करते हैं, उसको ट्रांसफर कर लेता है, ट्रांसफर कर लेता है। इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ आइडियल्स। थ्योरी ऑफ आइडियल्स ट्रांसफर टू इन रियल लाइफ सिचुएशंस, आइडियल्स ट्रांसफर टू इन रियल लाइफ सिचुएशंस। नीटनेस, आप देखिए आपका आपका कचरा दूसरा घर में फेंकना, आप घर नीट रखने के लिए दूसरा घर में कचरा फेंकना, ये आइडियल नहीं है। ओके, आप जो भी रिकॉर्ड लिख लेता है, नीट लिख लेता है, वही आप जॉब में नोट फाइल लिखने में, आप स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में जो सीख लिया, आप वहां आपका प्रोफेशन में, आप जिस फील्ड में है उसमें भी आप उसी तरह नीटनेस मेंटेन कर रहा है। बचपन में जो सीख लिया उसी को ट्रांसफर कर रहा है। ये थ्योरी ऑफ आइडियल्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल मतलब सिमिलरिटी, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग, गेस्टाल्ट मतलब एज ए होल, एंड देन इन डेप्थ स्टडी, होल जो ग्रास्प किया जाता है, फिर इन डेप्थ स्टडी करने के लिए जो मीनिंगफुल पार्ट्स जो डिवाइड किया जाता है उसमें आप जो ट्रांसफर कर लेता है उसको गेस्टाल्ट ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी कहते हैं। फिर आप सब्जेक्ट में जो भी पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, नीटनेस सीख लेता है, रियल लाइफ में अप्लाई करना थ्योरी ऑफ आइडियल्स है। ओके, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स के लिए, टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कौन सा टाइप्स ऑफ थ्योरी, कौन सा? थर्ड सर, थर्ड गेस्टाल्टियन ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी। यस सर। गेस्टाल्टियन ट्रांसपोर्टेशन, गेस्टाल्ट मतलब ओल। आप देखिए एक प्रॉब्लम देख रहा है, नहीं तो एक ऑब्जेक्ट देख रहा है, एक नया सिचुएशन में उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कंप्लीटली आप उसके ऊपर ध्यान देना, फिर प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना, फिर एक एक पॉइंट लेकर कर लेता है, वो है गेस्टाल्टियन। पहले ओल, फिर इसके बाद पार्ट्स, ओल टू पार्ट्स। ओके, पहले समझना, पूरा कॉन्सेप्ट को समझना, फिर कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, ये है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए पहले वाला ओल। पार्ट्स में मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कैसा यूज किया जाता है, इसको गेस्टाल्टियन ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी कहा जाता है। ओके, अभी तक हम क्या डिस्कस किए? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, प्रीवियस लर्निंग नया लर्निंग में अप्लाई करना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, एक जीरो ट्रांसफर, एक पॉजिटिव ट्रांसफर, एक नेगेटिव ट्रांसफर। देन टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग डिस्कस किए, एक जो है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल, थ्योरी ऑफ जनरेशन, गेस्टाल्टियन ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ आइडियल्स। ओके, आप जो है रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग पॉजिटिव ट्रांसफर, क्या रोल है बच्चों के अंदर पॉजिटिव ट्रांसफर डेवलप करने के लिए, टीचर का क्या रोल है? द मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रैक्टिकल यूटिलिटेरियन यूज ऑफ एजुकेशन। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो भी कंटेंट पढ़ाते हैं, उस कंटेंट जो है रियल लाइफ सिचुएशन में कैसा यूज किया जाता है, उसका वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है। क्लासरूम में कॉन्सेप्ट जब डिस्कस कर रहा है, वो
रियल लाइफ सिचुएशन में कैसा यूज होता है, तब जो बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, उन्होंने जो एनवायरनमेंट में जो देख लेता है, क्लासरूम में भी सीख रहा है, वो नया नहीं है, जो क्लासरूम में सीख रहा है भी बाहर अप्लाई कर रहा है। बच्चों को 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml आपने बताया, 1000 ml आप क्लासरूम में सीख लिए, बच्चा वहां शॉप में, जनरल स्टोर में कुछ खरीद करने में, दूध खरीद करने में, किरसन ऑयल खरीद करने में, जो क्लासरूम सिचुएशन में जो सीख लिया 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, फिर वहां शॉपकीपर ने 1000 ml की अलावा 900 ml दे रहा है, चीटिंग कर रहा है। यहाँ जो नॉलेज, अगर यहाँ नॉलेज रहता है, वहां बच्चा समझ लेता है 1 लीटर इज इक्वल 900 ml, बच्चा यहाँ 1 लीटर इज इक्वल 1000 ml अगर यहाँ जो सीख रहा है, उसी नॉलेज को वहां बाहर भी अप्लाई कर रहा है। इसी तरह टीचर क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं क्लास में, रियल लाइफ में कैसा यूज है, क्या यूज है, इमीडिएट यूज क्या है, फिर फ्यूचर में बहुत सारा प्रोफेशंस है, उसमें कैसा यूज होगा, ये बताना है। तब जब बच्चों के अंदर आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट सीख लेता है फिर वो यूज कर लेता है। मतलब सब्जेक्ट का यूटिलिटेरियन वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू समझाना है। तो इसीलिए बहुत सारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बच्चों को फोबिया डेवलप इसीलिए होता है, उसका यूज कहाँ हो रहा है ये नहीं बताते हैं। अगर अच्छा तरह समझाएंगे ना, फिर बच्चों को जो है एक मतलब इंटरेस्ट डेवलप होता, पॉजिटिव डेवलप होता, तब जो है सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, द टीचर शुड गिव द एजुकेशन इन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू यूज इन डे टू डे लाइफ। कंटेंट जो है टीचर कैसा यूज करना है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर, पहले क्या बताना फिर बाद में क्या बताना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देखिए कंटेंट सेलेक्ट करना एक है, फिर जो कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज कैसा करना, सिस्टमैटिकली करना है। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्सेप्ट कैसा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, नॉवेल्टी होना चाहिए, न्यूनेस होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, यूज होना चाहिए। इस तरह सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ट्रांसफर among the students. And educational objectives should be clear. Educational objectives should be clear. Objectives हर क्लास का, हर लेसन का, हर यूनिट का ऑब्जेक्टिव रहता है। आपका ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, हर चीज जो है आसानी से होता है। Educational objectives should be clear. Teachers should develop the understanding and relation between the concepts and similarities. टीचर क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए कंटेंट में कॉन्सेप्ट्स का सिमिलरिटीज क्या है, कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाना है, कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करना है। एक कॉन्सेप्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कॉन्सेप्ट में क्या सिमिलरिटीज है, अब प्रीवियस लर्निंग प्रेजेंट लर्निंग में कैसा यूज होगा। इसीलिए आप जो है ना एक लेसन पढ़ाने के पहले आप पहले डिसाइड कर लेता है व्हाट आर द रिक्विसाइट नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों के अंदर कौन सा नॉलेज होना चाहिए एक कंटेंट पढ़ाने के लिए। मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने के लिए एडिशन नॉलेज होना चाहिए, क्या सिमिलरिटी है मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का। आप मल्टीप्लिकेशन नया कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए, एडिशन ऑलरेडी लर्नड नॉलेज है, तो एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में क्या सिमिलरिटी है ये फाइंड आउट करना, उसको कहते हैं रिक्विसाइट प्रीवियस नॉलेज। बच्चों के अंदर इस तरह नॉलेज होना चाहिए। और डिस्काउंट पढ़ाते हैं, डिस्काउंट के लिए प्रोपोर्शंस नॉलेज होना चाहिए।
डिवीजन नॉलेज होना चाहिए, तब जो है प्रोपोर्शन जो है आप अच्छा तरह समझा सकते हैं। प्रोपोर्शन का जो रिलेटेड नॉलेज का क्या सिमिलरिटीज है आइडेंटिफाई करना। टीचर शुड डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स एंड सिमिलरिटीज। टीचर शुड यूज सिंपल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ हाई फाई लैंग्वेज। आप किस बच्चों को पढ़ाई कर रहा है उस बच्चों का लेवल लैंग्वेज यूज करना है, बच्चों की आसानी से समझ सके। आप पढ़ा रहा है प्राइमरी बच्चों को पढ़ा रहा है, आप सेकेंडरी लेवल बच्चों को यूज करते हैं, तो ग्रेजुएट बच्चों को जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो लैंग्वेज अगर यूज करके पढ़ाए तो फिर बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसलिए बच्चों का लेवल आप माइंड पे रखते हुए उसी तरह कंटेंट तैयार करके, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट टू डील दी कंटेंट। क्लासरूम में कंटेंट पढ़ाने के लिए अब लैंग्वेज चाहिए, विदाउट लैंग्वेज यू कैनॉट डील दी कंटेंट। इसलिए लैंग्वेज प्लेस ए मेजर रोल इन डीलिंग विद दी कंटेंट। इसीलिए आपका बच्चों का लेवल क्या है उसी लेवल का लैंग्वेज यूज करना चाहिए कंटेंट समझाने के लिए। टीचिंग शुड बी हार्टफुल। टीचिंग कैसा होना चाहिए? हार्टफुल होना चाहिए। मतलब जॉब है, सिलेबस कंप्लीट करना ये मेरा रोल है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। टीचिंग कैसा होना चाहिए? हार्टफुल होना चाहिए। बच्चों को जो भी तकलीफ है उसको दूर करना चाहिए। फंडामेंटल्स अच्छा तरह समझाना है। जो भी कॉन्सेप्ट आप डील कर रहा है उसका यूज क्या है बताना है, और बच्चों को गेयर करना है आगे बढ़ने के लिए। और मेरा क्या लेना देना है इस तरह एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मेरा रोल है सिलेबस, गिवन सिलेबस मैंने कंप्लीट किया, वो नहीं है। बच्चों खुद से कैसा कर सकते हैं उस तरह गेयर करना चाहिए। टीचिंग उसी तरह होना चाहिए। टीचिंग शुड बी हार्टफुल। इस तरह बच्चों के अंदर पॉजिटिव ट्रांसफर को डेवलप कर सकते हैं। ओके, हेलो, यस सर, ठीक है सर। यस सर। यस सर। ओके। यहाँ कुछ नहीं है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो प्रीवियसली जो भी सीख लिया है नया में कैसे यूज कर रहे हैं उसमें क्या सिमिलरिटी है, नया कॉन्सेप्ट में प्रीवियस कॉन्सेप्ट में क्या सिमिलरिटीज है वो आप अच्छा तरह समझाना है। समझाने के लिए लो लेवल बच्चों का लैंग्वेज उसी तरह लैंग्वेज यूज करना चाहिए। और जो हमेशा बच्चों के कंटेंट डिस्कस करते वक्त क्या करना चाहिए, उसका यूज क्या है, तभी बच्चों को इंटरेस्ट और सीखने के लिए आगे आता है। ओके, उसमें क्या थीरीज यूज कर रहा है? थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट एज ए होल, फिर थ्योरी ऑफ आइडियल्स। ये चार इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटीज क्या है, कैसा जनरलाइज कर सकते हैं, इट इज ट्रू फॉर ऑल, हमेशा यही है, मतलब वैलिड, आप जो भी बताते हैं वैलिड है। कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? जनरलाइजेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन विथ ए फ्रैक्शन, क्या है वो? मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, दैट इज जनरलाइजेशन। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला PTR by 100, that is generalization। मतलब जनरलाइजेशन कैसा कर सकते हैं? बाय ऑब्जर्विंग कॉन्क्रीट एग्जांपल्स, बच्चों से ही जनरलाइज करना। बच्चा कभी नहीं भूल जाता है। मैं आपको बताता हूं जनरलाइजेशन। ये कितना है बता सकते हैं? 1/3। 2/6 नहीं सर, 1/3। 1/3। हाँ, दोनों सेम है। ओके,
वन सर। 1 sir. ऐसा नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नाइस। No sir. 2 into 1 2, 2 by 6, 1 by 3, right? 1 by 3, right? ये है ना? देख रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर, दिख रहा है सर। बता दीजिए। अनडिफाइन होगा सर। नीचे नहीं जी, डिनोमिनेटर सर जीरो है कि सर्कल है सर? जीरो सर वो सर सर Circle है square. ट्रायंगल इनटू ई हो जाता है, स्टार इनटू स्टार यही है ना? इनटू रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल मान यही है ना? समझे वो जीरो है सर। वो जीरो इसको नहीं कहा है जाता है जनरलाइजेशन। सर ये जनरलाइजेशन हो गया। generalization यस है। सर, यस सर। हाँ, देखिए आप क्या सीख लिया यहाँ। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। इसमें क्या कॉमननेस है? कॉमनॉलिटी, कॉमननेस। सर क्या इसमें लॉजिक कॉमन है ये है कि इसमें? न्यूमरेटर को इसमें क्या किया? न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन सर। डिनोमिनेटर। आप जो भी दे, हाँ, इसमें सब में कॉमन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आप देखिए, आप जो भी दीजिए, जो भी दीजिए, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिंबल दे दीजिए, आप चाइनीज नंबर दे दीजिए, जो भी दे दीजिए, क्या करेंगे बच्चा? मल्टीप्लिकेशन करेगा, न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा। ये जनरलाइजेशन है। यस सर। ओके, मतलब इस तरह बच्चों से कराना, ये कभी नहीं भूल जाता है। यस। इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। थ्योरी ऑफ सिमिलरिटीज, मैंने बताया, कल भी बताया, थ्योरी ऑफ सिमिलरिटीज में ये सिलेंडर का एरिया निकाल लें। ऑलरेडी रेक्टेंगल का एरिया बच्चा जानते हैं और सर्किल भी जानते हैं। ये दोनों इसमें यूज कर रहे हैं। ये सिमिलरिटीज है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। ऑलरेडी ये प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज। ये प्रेजेंट नॉलेज है। ये करना, ये एरिया ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करना, इसमें इस नॉलेज यूज कर रहा है। जो रोटेट किया ये, और ये यहाँ अप्लाई कर रहा है सिमिलरिटीज दोनों में। तो इस तरह आपका ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करने में कैसा यूज कर रहा है। फिर सर्किल में भी गोल घुमा दीजिए, सर्किल भी बनेगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ, ये इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, एक ट्रांसफर ऑफ लर्नर कैसा रहता है? एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है, एक जीरो। इसमें एक कुछ इफेक्ट जीरो, नहीं रहता है, जीरो। एक बायलेटरल भी नेगेटिव होता है ना कैसा सर? है? हाँ? यस सर, वो एक नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और एक बायलेटरल भी होता है सर। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बस। यही तीन है अब सर। कोरिलेशन नहीं है भाई। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में एक लर्निंग दूसरा लर्निंग में मदद करेगा, पॉजिटिव है, और रिवर्स होगा, नेगेटिव है। ओके, आपका पुराना नंबर याद आएंगे, पुराना नंबर आपका सेल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बताए तो प्रीवियस सेल नंबर बताएंगे। नया जो सिम लिया है वो नया नंबर आप याद नहीं रहेंगे, वो नेगेटिव है। बैरियर होगा, नेगेटिव है, मतलब इस तरह। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हम यस सर। मूव करेंगे मेमोरी। यस सर।
एक 6 मार्क के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फिफ्थ यूनिट में आपका एक 10 मार्क 17 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिफ्थ यूनिट से। मेमोरी हाँ ओके। अभी हम 5.5 डिस्कस कर रहे हैं, आज मेमोरी डिस्कस करेंगे, फिर कल फॉरगेटिंग डिस्कस करके ये यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। मेमोरी के बारे में क्या जानते हैं तब्रेज? यस सर। सर रिकॉल करना, मेमोरी किसी चीज को रिमेम्बर करना जिससे कर पाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, विदाउट मेमोरी यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। सर Yes, इस sir, बारे में right? आप पहले भी पढ़ा चुके मेमोरी बता चुके हैं सर। memory comes first for learning. Memory depends on interest, right? इसमें विजुअल मेमोरीज रहते हैं, ऑडिटरी मेमोरीज। विजुअल मेमोरीज देखिए, आप चार मीनार देखने के बाद आपको हैदराबाद याद आता है, विजुअल मेमोरी। ऑडिटरी मेमोरी, और म्यूजिक म्यूजिक जो है प्ले करता है तब गाना याद आता है, राइट? ये ऑडिटरी मेमोरी है। तो वॉइस पहचानते हैं, अब फोन पे नाम नहीं आता फिर वॉइस से पहचानते हैं। तब्रेज बोलिए, ओके? एहसान बोलिए, बता दीजिए। मतलब इस तरह वॉइस से पहचान लेता है। ऑलरेडी आप उस वॉइस से फेमिलियर है, एक्सपीरियंस्ड है, ओके? आप विजुअल मेमोरी, आप जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उसका नाम बताते हैं, ओके? एड्रेस पता करने के लिए भी आप जो है ना एक लैंडमार्क की मदद से आप जो है एड्रेस को लोकेट किया जाता है। इसलिए मेमोरी दो तरह मेमोरी रहता है, एक जो है बहुत सारा मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, बाद में डिस्कस करेंगे। जनरली फॉर लेमैन मेमोरी इज टू टाइप्स, विजुअल मेमोरी एंड ऑडिटरी मेमोरी। जो देख सकते हैं उन लोगों के लिए विजुअल, जो देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं उनके लिए ऑडिटरी, जो नहीं देख पाते हैं उन लोगों के लिए ऑडिटरी मेमोरी। इस तरह मेमोरी जो है, विजुअल मेमोरी एक ऑडिटरी मेमोरी है। मेमोरी प्लेसेस को, जो मेमोरी नंबर्स, थिंग्स, लर्निंग इज मेमोरी, स्विमिंग, साइकिलिंग, ड्राइविंग, ये साइकोमोटर लर्निंग है। मोटर लर्निंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ड्राइविंग, ये कभी नहीं भूल पाते हैं। हो सकता है आपका रोल नंबर भूल गया होगा, ओके? आपका स्टूडेंट का नाम भूल गया होगा, मगर आप स्टूडेंट का
चेहरा भी बदलता होगा 10 साल के बाद। याद दिलाने के बाद कुछ जो है, याद दिलाने के बाद याद आता होगा। ये सब क्या है? मेमोरी है। मेमोरी डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। मेमोरी के ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट एबिंगहाउस, बहुत काम किया गया है। किताब लिखा है ऑन मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप में और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एबिंगहाउस ऑन मेमोरी, इनके खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्सपेरिमेंट्स डन ऑन हिमसेल्फ। इसमें और एक आता है रिटेंशन, द टाइम ऑफ रिमेम्बरिंग, आप कितना टाइम तक याद रख रहा है, आपको पूरा लाइफ में याद कर रहा है, नहीं को कुछ दिन। रिटेंशन के लिए क्या करना चाहिए? रिटेंशन के लिए फिर प्रैक्टिस करना चाहिए, रिसाइट करना चाहिए। जितना आप रिसाइट कर लेता है, जितना आप रिपीट कर लेता है, जितना प्रैक्टिस कर लेता है, तब उतना याद रहेंगे। दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, मेमोरी एंड रिटेंशन। रिटेंशन मतलब द टाइम ऑफ रिमेम्बरिंग, कितना देर तक, 1 साल तक, 2 साल तक, नहीं तो लाइफ लॉन्ग। उसके लिए क्या करना चाहिए? मेमोरी बढ़ाने के लिए टीचर क्या करना चाहिए? ये सब हम डिस्कस करने जा रहा है। Memory is the reproduction of past personal perception in the same order and form. Memory is the reproduction. टीचर ने बताया, डेफिनेशन दिया गया है, डेफिनेशन एज इट इज आप लिख रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, गाना सुन के उसी तरह ही गाना गा रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। याद रख के, मेमोरी इज द रिप्रोडक्शन ऑफ पास्ट पर्सनल परसेप्शन in the same order and form. Same order नहीं बदलना। मेमोरी कुछ नहीं है, मेमोरी इज द रिप्रोडक्शन ऑफ पास्ट पर्सनल परसेप्शन, उसी तरह बताना है मेमोरी है। वुड्सवर्थ एंड स्कोबर्ग call memory is the ability for doing it over again for what one has learned to do. क्या सीख लिया है? over again for what one has learned to do, पहले क्या सीख लिया है सीखने के लिए। ऑन मेमोरी रिटन बाय एबिंगहाउस 1885 में लिखा गया है बुक ऑन मेमोरी। क्या कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी। विदाउट मेमोरी no learning can takes place. मेमोरी नहीं रहता है, लर्निंग नहीं होगा। मेमोरी इज द फर्स्ट स्टेप फॉर लर्निंग, देयरफॉर थ्रू रिटेंशन वन कैन मेमोराइज्ड। इसलिए टेबल्स बच्चों को रिटेन करने के लिए क्या किया जाता है? मेमोराइज करने के लिए, रिटेन करने के लिए रिसाइटेशन, बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। विदाउट मेमोरी नो लर्निंग टेक्स प्लेस। मेमोरी इज द फर्स्ट स्टेप फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए मेमोरी फर्स्ट स्टेप है। देयरफॉर थ्रू रिटेंशन वन कैन मेमोराइज्ड। आप सेकंड सेमेस्टर में और थोड़ा इसके बारे में, मतलब आप कॉग्निटिव लर्निंग में माइंड रिलेटेड जो डिस्कस करेंगे, न्यूरो साइंस में डिस्कस करेंगे। मेमोरी के लिए कौन सा मेमोरी, राइट टाइम माइंड, लेफ्ट साइड माइंड, उसमें राइट साइड में क्या रहता है, लेफ्ट साइड में क्या रहता है, ये सब आपका सेकंड सेमेस्टर में है। इसमें मेमोरी के लिए मेमोरी ट्रेसेस रहता है माइंड पे, न्यूरोग्राम्स कहते हैं मेमोरी ट्रेसेस। उस मेमोरी ट्रेसेस से आपको याद आता है। मेमोरी आपका माइंड पे मेमोरी ट्रेसेस रहता है, उसमें याद रख लेता है, उससे रिकॉल कर लेता है। जैसा आपका मेमोरी पेन ड्राइव से, हार्ड डिस्क से, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से, इस तरह माइंड में भी मेमोरी ट्रेसेस रहता है, उससे रिकॉल कर लेता है। कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी देखिए, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकग्निशन, रीलर्निंग। लर्निंग,
रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, रीलर्निंग, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। लर्निंग ऑलरेडी हम डिस्कस किए। लर्निंग, लर्निंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। Learning is the modification of behavior due to experience. For memory, learning is the first step. कैसा लर्निंग होगा? विल टू लर्न, विल होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए। अब जो भी सीख रहा है मीनिंगफुल लर्निंग, अब समझ के सीख रहा है, उसको कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग आप कभी भी पूछो, आप बता सकते हैं, दैट इज मीनिंगफुल लर्निंग। आप जो सीख रहा है आपका लाइफ में अप्लाई कर रहा है, दैट इज मीनिंगफुल लर्निंग। आप समझ के सीख रहा है, दैट इज मीनिंगफुल लर्निंग। एक पर्पस के लिए सीख रहा है, मीनिंगफुल लर्निंग। एग्जामिनेशन के लिए सीख रहा है, दैट इज मीनिंगलेस लर्निंग। आप जो सीख लिया आपको यूज हो रहा है, दैट इज मीनिंगफुल लर्निंग। रिपीटेशन, रिपीट करना, नया सिचुएशन में अप्लाई करना, यूज करना, रिपीटेशन। मास लर्निंग एंड स्पीड लर्निंग। लर्निंग कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, ब्रेक नहीं देना चाहिए। मास लर्निंग एंड स्पीड लर्निंग, उसे क्या होता है? स्पीड बढ़ जाता है। अगर आप ब्रेक दिया जाता है फिर उसका डिसकंटिन्यूटी में आता है, जब डिसकंटिन्यूटी होगा फिर स्लो में चले जाएंगे। मास लर्निंग एंड स्पीड लर्निंग। ओल्ड लर्निंग एंड पार्ट्स लर्निंग, गेस्टाल्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी। ओल्ड लर्निंग एज ए ओल्ड, फिर देन मीनिंगफुल पार्ट्स लर्निंग, देन रिसाइटेशन। रिसाइटेशन बार बार रिपीट करना, रिसाइटेशन याद रखने के लिए, रिटेन करने के लिए। ये these are the components of learning। हम एक में डिस्कस किया अभी। लर्निंग, लर्निंग, रिटेंशन एक एक डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी में लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, रीलर्निंग। लर्निंग में ये इंपॉर्टेंट है, तभी लर्निंग होगा। विल टू लर्न, कंसंट्रेशन, मीनिंगफुल लर्निंग, रिपीटेशन, मास लर्निंग एंड स्पीड लर्निंग, ओल्ड लर्निंग, पार्ट्स लर्निंग, रिसाइटेशन। सर होल लर्निंग पार्ट लर्निंग से यहाँ पे क्या मतलब? ये है पूरा कोई भी एंटायर टॉपिक को पढ़ना, या इससे क्या मतलब निकलता है? हाँ देखिए, हम जब डिस्कस करते वक्त तो यूनिट 5 और ओवरव्यू बताया था। ओवरव्यू, इसमें क्या क्या सीखने जा रहा है, फिर एक एक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पार्ट्स लर्निंग। पहले एक ओवरव्यू देना ओल है, फिर एक एक डिस्कस करना पार्ट्स है, राइट? ओके देखिए सर। इसमें ये लर्निंग, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, रीलर्निंग, ये है कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी में। ये 5 है कंपोनेंट्स मेमोरी में। फिर हम ओवरव्यू बताया, ये 5 है, फिर एक एक हम डिस्कस कर रहा है, दैट इज पार्ट्स, पार्ट्स लर्निंग। एक यूनिट में क्या क्या दिया गया है, उसमें किस तरह नॉलेज हम गेन करेंगे, ये ओवरव्यू है, ओल। फिर एक एक लेसन डिस्कस करना, पार्ट्स, राइट? नेक्स्ट जो है कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी में, पहला वाला लर्निंग। सेकंड रिटेंशन। रिटेंशन के लिए, रिटेन मतलब हाउ लॉन्ग यू आर रिमेम्बरिंग, आप कितना समय तक आप याद रख रहा है, उसको कहा जाता है रिटेंशन। यह मेंटल एक्टिविटी है, प्रैक्टिस से होता है। और मीनिंगफुल लर्निंग से रिटेंशन होता है।
अब रविंद्रनाथ टैगोर पोयम, आप मीनिंगफुल लर्निंग आप उसमें बचपन में स्कूल लेवल में इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ लिया होगा, अभी भी आप याद है, उसको कहते हैं रिटेंशन। नेक्स्ट रिकॉल मेथड, रिकॉल करना। कैसा रिकॉल करेंगे? ऑलरेडी आपका मेमोरी में सेव है, स्टोर है, उसको आप रिकॉल कर रहा है नया सिचुएशन में, रिकॉल मेथड। उसमें वर्बल रिकॉल, नॉन वर्बल रिकॉल। हम लोग पढ़े लिखे हैं, वर्बल रिकॉल कर सकते हैं। जैसा बच्चों नहीं पढ़े हैं उनको जो रिकॉल करना नॉन वर्बल रिकॉल है। एनिमल्स है उनको जो है नॉन वर्बल रिकॉल है। इलिटरेट नॉन वर्बल है। देखिए आजकल हम लोग भी देख लेते हैं टॉयलेट्स, मेल टॉयलेट, फीमेल टॉयलेट, और लिखा भी रहता है, उसका सिंबल भी रहता है, मेल टॉयलेट, फीमेल टॉयलेट्स, उसमें फिगर के साथ, दैट इज नॉन वर्बल। आज जो पढ़ लेता है वो समझ लेता है, जो नहीं पढ़ पाता है वो फिगर देख के चले जाता है। इस तरह नॉन वर्बल रिकॉल, वर्बल रिकॉल। देखिए वर्बल रिकॉल में मेमोरी स्पैन, मेमोरी स्पैन मतलब आपका मेमोरी में जो न्यूरॉन्स रहता है, प्रैक्टिस से ज्यादा समय तक याद कर सकते हैं, उसको कहते हैं मेमोरी स्पैन। पेड एसोसिएशन, पेड एसोसिएशन, कंटेंट को किसी और से पेयरिंग कर रहा है, पेड एसोसिएशन। जैसा यहां दिया गया है, देख लीजिए, रोज, ROSE, रोज, XOP, रोज को जो है XOP से, जब XOP देखते हैं आपको रोज याद आता है। लव, KEW से लव को एसोसिएट किया है। जब भी KEW देखा जाए, देखने के बाद अब कितना इस तरह वर्ड्स देते हुए आपका रिकॉल कितना है वो आपको चेक किया जाता है। पहले KEW से मैच किया गया है लव, फिर कुछ 5 मिनट्स के बाद आपको पूछा जाता है KEW मतलब आप बता सकते हैं लव। रोज किससे मैच किया गया? पेयर XOP। गोल्ड, QIW, गोल्ड से मैच किया गया है। मतलब इससे एक्सपीरियंस होने के बाद, प्रैक्टिस होने के बाद फिर पूछा जाता है रोज का क्या लेटर्स दिया गया है, लव का क्या लेटर्स, गोल्ड का क्या लेटर्स। यह रिकॉल, आप कितना देर तक रिकॉल रख सकते हैं। नैरेटिव्स, नैरेटिव्स मतलब आपको पिक्चर दिखा के उस पर कहानी बताना है। अब क्या याद रख लिया है, पिक्चर को कैसे सीक्वेंस किया गया है, कैसा मीनिंगफुल रखा है, आपका माइंड में क्या आया है, अब क्या बता सकते हैं, क्या नैरेट कर सकते हैं, स्टोरी नैरेशन। 4-5 पिक्चर्स का दिखाते हैं, 4-5 पिक्चर्स के बाद एक कहानी सुनाना है। अब पिक्चर्स को कैसा याद कर लिया है वो कैसा बता सकते हैं, उसके ऊपर क्या कहानी सुना सकते हैं, इन नरेशन। रिप्रोडक्शन फॉर्म्स, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, आपको कैसे चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। नहीं तो आप जो देख लिया उसको एज इट इज कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन फॉर्म्स कहते हैं। और एक जो है टेस्टिमोनी है, जो भी वॉइस सुन लेता है एज इट इज रिप्रोड्यूस करना, टेस्टिमोनी। यह रिकॉल मेथड, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल। फिर एक और एक है इंपॉर्टेंट, रिकग्निशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। रिकग्निशन स्कोर, जब आपको याद रहता है, रिकग्नाइज कर सकते हैं, मेमोरी से रिकग्नाइज कर सकते हैं। देखिए
आपको रिकग्निशन फॉर्मूला ये है, राइट माइनस रॉन्ग बाय टोटल इनटू 100। ऐसा आपको पहले 50 वर्ड्स दिया जाता है, 50 वर्ड्स, 54 वर्ड्स याद रखने के लिए टाइम दिया जाता है। 50 वर्ड्स तो 50 लेटर्स, 50 लेटर्स को आपको प्रैक्टिस देने के बाद फिर 150 लेटर से मिला देते हैं, कितना हो गया 200। जो पहले 50 लेटर्स को आप एक्सपीरियंस हो गया है, उसमें प्रैक्टिस हो गया है, प्रैक्टिस होने के बाद 50 आप जो पहचानते हैं उस 50 को 150 आप नहीं जानते, 150 से मिलाते हैं, मिलाने के बाद कितना हो गया है 200। 200 से पहले आप जो 50 एक्सपीरियंस है वो आइडेंटिफाई करना, आप कितना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितना राइट आइडेंटिफाई किया, कितना रॉन्ग आइडेंटिफाई किया, बाय टोटल इनटू 100। सपोज मान लीजिए अगर आपने 50 से 40 राइट आपने सेलेक्ट किया, 40 पहचान लिया, 10 को जो है गलत पहचान लिया, 150 से सेलेक्ट किया बाकी 10, फिर 40 माइनस 10 बाई 50 इंटू 100, आपका रिकॉग्निशन 60% है, 60%। ओके, रिकॉग्निशन मेथड, रिकॉग्निशन स्कोर इज इक्वल टू राइट माइनस रॉन्ग बाय टोटल इंटू 100। पहले लेटर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, एक्सपीरियंस होने के बाद आप जिससे एक्सपीरियंस नहीं है उससे मिलाते हैं, मिला के 200 होने के बाद जो भी नंबर है उससे आप कितना पहचान सकते हैं, कितना पहचान लिया, कितना गलत पहचान लिया है, बाय टोटल इंटू 100। एक फ्रेंच वर्ड है डिजाऊ, डिजाऊ मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, डिजाऊ का मीनिंग, डिजाऊ एक फ्रेंच वर्ड है। डिजाऊ का मतलब आप एक इंसान को देखने के बाद अब ऐसा होता है, अरे इनको कहीं पहले देखा होगा, अब पहले एक्सपीरियंस किया होगा इस तरह, मगर आप नहीं देखे इनको, ये मेरा गांव का है आदमी है मगर आपका गांव का आदमी नहीं है, इसको कहते हैं डिजाऊ। मतलब उस तरह एक माइंड पे इल्यूजन आता है, इल्यूजन सर, इल्यूजन मतलब आप पहले एक्सपीरियंस है मगर एक्सपीरियंस नहीं है, इसको कहते हैं डिजाऊ। मतलब मैंने एक दो एग्जामिनेशन पेपर्स में देखा था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डिजाऊ फ्रेंच वर्ड है, वो ट्रू नहीं है। आप सर ये कौन लैंग्वेज में लिखा हुआ है सर, ब्रैकेट में कौन लैंग्वेज है सर? ये तेलुगु लैंग्वेज है ये। अच्छा अच्छा, तेलुगु लैंग्वेज सर क्या है? मगर आप ऐसा लगता है मैं ही इससे एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं मगर आप नहीं देखा। एक वर्ड शायद इस तरह एक वर्ड है हराकिरी बोल के, हराकिरी, हराकिरी मतलब आपका जो नावल पार्ट है, नावल पार्ट से नीचे चाकू से लेकर अपने आप को सुसाइड करना, हराकिरी कहते हैं। ये भी पूछा गया एक बार, ये भी फ्रेंच वर्ड है हराकिरी। किलिंग हिमसेल्फ बाय यूजिंग ए नाइफ अंडर द नावल, हराकिरी। इस तरह डिजाऊ भी है। ओके, ये एक रीलर्निंग मेथड डिस्कस करके छोड़ देता हूं। रीलर्निंग मेथड, सेविंग मेथड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें कंफ्यूज किया जाता है आप लोगों को रिकग्निशन मेथड, सेविंग मेथड में। ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप में ये ए दिया जाता है, ये बी दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। सेविंग मेथड ये है, सेविंग स्कोर इज इक्वल टू ओरिजिनल ट्रायल्स माइनस रीलर्निंग ट्रायल्स बाय ओरिजिनल ट्रायल्स इनटू 100। ओरिजिनल ट्रायल्स, एक किताब पढ़ने के लिए 10 घंटा होगा पहले बार, फिर सेकंड टाइम उसी किताब पढ़ने के लिए 5 घंटा टाइम लगा होगा। फिर आप कितना सेव कर सकते टाइम, पहले आप 10 घंटा लगा है, सेकंड टाइम रीलर्निंग में 5 घंटा है,
by original trials 10 into 100, 5 by 10 into 100, 50%। सेकंड टाइम पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम सेव हो गया है? 50% टाइम सेव हो गया है। और नेक्स्ट टाइम और 25% होगा। इस तरह एग्जामिनेशन में टाइम में आप 1 घंटे में पूरा सिलेबस को एक बार जो है ना पेपर्स को स्क्रॉल करते हैं, बस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, उसमें किताब में क्या क्या यूनिट में क्या कंटेंट है सब जानते हैं। एक बार सिर्फ रिवाइंड कर लेता है, उससे आपको टाइम बच जाता है। सेविंग स्कोर कहा जाता है। ओरिजिनल ट्रायल्स माइनस रीलर्निंग ट्रायल्स बाय ओरिजिनल ट्रायल्स इनटू 100। ओके, ये रिकॉग्निशन मेथड राइट माइनस रॉन्ग बाय टोटल इनटू 100। सेविंग स्कोर इज इक्वल टू ओरिजिनल ट्रायल्स माइनस रीलर्निंग ट्रायल्स बाय ओरिजिनल ट्रायल्स इनटू 100। सर सेविंग स्कोर हमेशा टाइम के ही सेंस में रहता है क्या? क्या समझ में नहीं आया? सर कह रहे हैं कि सेविंग स्कोर हमेशा टाइम के ही सेंस में रहता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम लर्न किए एक पेज तो उसके मटेरियल के फॉर्म सेंस में भी रहता है, या फिर सिर्फ टाइम के सेंस में रहता है सेविंग स्कोर? सर टाइम सेंस में ही, टाइम सेंस में। देखिए, आपने इस यूनिट को 50 यूनिट को पढ़ने के लिए पहले बार आपको 10 घंटा लगा होगा, सेकंड टाइम उतना टाइम नहीं लगता ना। यस सर। मान लीजिए 5 घंटा, सेकंड टाइम ऑलरेडी एक्सपीरियंस है क्या क्या दिया है, सेकंड टाइम उतना टाइम नहीं लगेगा। सेकंड टाइम आप 50% टाइम में 5 घंटा में कंप्लीट करेंगे। थर्ड टाइम अगर करेंगे ना आप 25% मतलब 2.5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। अब फोर्थ टाइम करेंगे ना आप 1 घंटा में। एग्जामिनेशन के समय 10 मिनट में भी आप देख सकते हैं। ये रीलर्निंग मेथड है सर। हाँ, जैसे ये फॉर्मूला जैसे हम लोग को दिखा है कि वो मतलब सेविंग मेथड वाला, तो ये इसी तरह एक फार्मूला भी है मेमोरी वाला फार्मूला, जो कि एक नीचे क्लास के लड़के को अगर बड़े क्लास के साथ मिलाते हैं और उसको फिर नीचे से और 100 से डिवाइड ये मल्टीपल करते हैं तो कितना परसेंटेज होता है, तो इससे हम उसका जहानत का वो इंटेलिजेंट क्वोशंट है। वही तो ऊपर में पढ़े हैं। वो मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इनटू 100 वो अलग है। सर वो इंटेलिजेंट क्वोशंट है जी। ओके, ये दोनों में आप याद रखना है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एक रिकॉग्निशन मेथड है, पहला 50 आप जानते हैं, 150 नहीं जानते हैं, उसे मिला दिया। आप 50 से कितना पहचान लेता है, राइट माइनस रॉन्ग। और सेविंग मेथड में ओरिजिनल ट्रायल्स माइनस रीलर्निंग ट्रायल्स। इसीलिए बच्चों को टाइम बचाने के लिए बार बार रिपीट करने के लिए बताना है, तब टाइम बचेंगे। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर प्रॉब्लम दिया जाता है, प्रॉब्लम आप पहले प्रैक्टिस किया गया है, वहां दोबारा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं रहता है। आपका माइंड में उसका सॉल्यूशन याद है, सॉल्यूशन टिक कर सकते हैं, डायरेक्ट टाइम बचेंगे आपको। समझ रहे हैं ना? वहां वेरीफाई करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले आप प्रैक्टिस किए, बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं, प्रैक्टिस करने के बाद वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया है, फिर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस ABCD में जो भी है कर सकते हैं। ओके, आपको सेविंग टाइम सेव करने के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लर्न रीलर्न रीलर्न। ओके यस ओके, फिर यहाँ तक ये भी कंप्लीट करके फिर हम जी नर्ग इफेक्ट था क्या था सर? जी नर्ग इफेक्ट क्या था? ये भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह हाराकिरी और रिजाऊ की तरह जिगानिक इफेक्ट है, ये भी जर्मन साइकोलॉजिस्ट बता है। जर्मन साइकोलॉजिस्ट कहने का मतलब है जो भी काम कर लेता है ना, आप बीच में छोड़ लेता है, वो बहुत याद रहता है। जो कंप्लीट किया गया से जो बीच में छोड़ लेता है वो बहुत याद रहता है। दैट इज जिगोनिक इफेक्ट कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जिगोनिक इफेक्ट मतलब
आप मिडिल में जो काम को जो छोड़ देता है वो याद रहता है ज्यादा। जिगोनिक इफेक्ट, एक डिजाऊ, जिगोनिक इफेक्ट, एक और एक आराहगिरी भी है। ओके, इस तरह। ओके सर। ओके, आई विल स्टॉप हियर। कल कंप्लीट करेंगे, 50 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, एक मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ, मैनुअल अटेंडेंस ले लेता हूँ। आज 2 फरवरी। हाँ सर एक ये है सर, कल हम थोड़ा सा पहले लेफ्ट कर गए थे, मतलब आप मीटिंग क्विट करने वाले ही थे, उससे 5 मिनट पहले ही हम लेफ्ट कर गए थे। मेरा अटेंडेंस बन गया सर। बन गए। सादिक अनवर, वैसे तो भी रिकॉर्ड होंगे, फिर भी हम लोग मैनुअल भी मेंटेन कर रहा है, इसीलिए फिर फाइनल में IUMS में चढ़ाने के लिए हम लोग को आसानी होता है। ओके, सादिक अनवर। सर अभी अब्दुल्ला? लेफ्ट हुआ सर। लेफ्ट हो गया, ओके। सादिक अनवर अब्दुल्ला? अभी लेफ्ट हुआ सर। अब्दुल्ला? यस सर। जी सर, है सर, सादिक अनवर है सर। निकात परवीन? निकात परवीन। अरशद अलाही? यस सर, हम हैं सर। सर अरशद है सर। ओके ओके। उमहा रहमानी है? उमहा रहमानी है सर वो। हाँ। असगरी खातून? यस सर। तस्बिया फातिमा? यस सर। अंसर आलम? अशरफ नियाजी? करीमा बेगम? यस सर। फैजल? यस सर। मुजफ्फर आलम? यस सर। जफर एहसान? यस सर, है सर। एहसान दानिश? जी सर। एहसान दानिश? यस सर है। ओके ओके ओके, ये हमेशा रहता है। अब्दुल वाहब, ये भी रहता है। यस सर। आयशा खलील सैयद? अब्दुल्ला भी है सर, अब्दुल्ला। हाँ भाई, आप भी हमेशा रहते हैं। आयशा खलील सैयद? हीना कौसर? शम्स तब्रेज? यस सर, प्रेजेंट सर। रिजवान आलम? रिजवान आलम भी रहता है। आयशा साबा? यस सर। जुहैब आलम? सर हम लोग लेफ्ट हो सकते हैं सर, जो जिसका हो गया। हाँ, लेफ्ट कर सकते हैं, जिनका अटेंडेंस हो गया वो कर सकते हैं। इसार आलम? प्रेजेंट सर। इसार आलम? प्रेजेंट सर। तौसीफ रजा? यस ओके सर। ओके। तौसीफ Yes, रजा? sir. अनवर अली? यस सर। ओबैदुल्ला? अब्दुल रहीम उन्नीसा? मोहम्मद सिराज? यस सर। अमरीन बेगम? नासिब आलम? यस सर। नसीब आलम प्रेजेंट सर। ओके ओके ओके। हम इसलिए ले रहा है, आपका आईडी और नाम से अलग है कुछ, इसलिए। जस्मीन? इब्तिसाम अंजुम? नूरजहान बेगम? यस सर। सरफराज नवाज? जफर इमाम? यस सर। बिलकिसी आरा बेगम? सर जफर इमाम का बन गया सर। हाँ, जफर इमाम का। दिया हूँ। ओके सर, लेफ्ट हो जा रहे हैं। हाँ, ओके। बिल्किस आरा बेगम? तबरेज आलम? यस सर। यस सर, अंजार हम हैं। रजा? अंजार रजा? ओके, अंजार रजा? यस सर। शहनावाज? सर मोहम्मद शाहनवाज सर। ओके ओके। असद नैयर? असद नैयर? यस सर। मोहम्मद जावेद? सर मेरा बन गया सर।
मोहम्मद, हाँ बन गया, हाँ जावेद, ओके ओके। महमूद आलम बन गया। यस सर, महमूद आलम बोल रहा हूँ सर। यस सर। ओके ओके। फरीद जुम्मा, यस सर, फरीदुज्जमा। फरीद जुम्मा, ओके। मोहम्मद यासिर, यस सर। ओके। क्योंकि ये आपका मेल आईडी से थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो रहा है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, ओके। सर असद नैयर बन गया सर। सर सादिक, असद नैयर। नेटवर्क इशू होने की वजह से सर थोड़ा सा मेरा छूट गया सर, बढ़िया से क्लियर नहीं सुन पाया, इसलिए शायद उबैदुल्ला का सर नेटवर्क इशू है सर, उसका भी बना दीजिए सर, वो प्रेजेंट है सर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, टेंशन सर नहीं। मेरा बन गया सर, असद नैयर। हाँ बन गया बन गया उबैदुल्ला देख लीजिए सर। बन गया बन गया सर। हाँ उबैदुल्ला बन गया। बन गया। शादी कन्वर्ट करना सर। थैंक यू सर। शादी कन्वर पहला नंबर है आपका, बन गया है, रोल नंबर 1। ओके ओके, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सर। कल कंप्लीट करेंगे, इस यूनिट कंप्लीट कल खत्म हो जाएंगे। यस सर। थैंक यू सर।